Hi, good evening, everyone. Hello everyone. Hello, Yes. sir. Hello, am I audible? Yes, sir, you are Just a audible. moment. Just a moment. Hmm. No. How are you, Preeti ji? Fine. Afsan, fine. Yes, sir, I'm good. What's about you? Fine. Okay. How Swati? Okay. So आज रियाज का इंटर्नशिप का रहता है ट्यूसडे को, तो वो आज ज्वाइन नहीं करेगा, कल करेगा वो ज्वाइन कर, है ना। वो हर ट्यूसडे उसको इंटर्नशिप है, कनाडा में है तो वहाँ जाना रहता है उसको कंपनी। और दूसरा जो वरुणा है वो थोड़ा लेट ज्वाइन करेगी, है ना, शायद 15-20 मिनट आधे घंटे बाद। और शी इज ऑन वर्क टुडे, तो अल्टरनेट डेज रहता है उसका। हाँ, तो वो थोड़ा लेट ज्वाइन करेगी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। और आज कल हमने देखा था यूनिवेरिएट में दो चीज़ें हमने समझी थी। एक तो शेप ऑफ डेटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं, है ना, कि हमें मीन लेना है या मीडियन लेना है। कंटिन्यूस डेटा के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और आज हम देखेंगे तीसरा जो कंटेंट होता है इसका कंपोनेंट यूनिवेरिएट एनालिसिस का, वो होता है डिस्पर्सन, है ना, कि डेटा का फैलाव कैसा है। तो आज हम उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे बाइवेरिएट एनालिसिस, ना, जिसमें हम कोवेरिएंस और कोरिलेशन कोफिशिएंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू। ये स्क्रीन शेयर हो गया है मेरा, और आई थिंक यू आर ऑल गेटिंग दिस। Yes, sir. तो ये सब पीपीटी में है ऑलरेडी, पर पीपीटी में वो सब नहीं दे सकते जो व्हाइट बोर्ड पे समझाया जा सकता है ना। So that's why I use the whiteboard. आज हम बात कर रहे हैं measures of dispersion. Measures of dispersion, डिस्पर्सन का जो मीनिंग होता है वह है डेविएशन। यदि हम देखें इसका प्रॉपर इंग्लिश मीनिंग, तो कितना डेटा डेविएट है, या इसका जो एक हिंदी मीनिंग देखें तो फैलाव कैसा है, डेटा किस प्रकार से फैला हुआ है। तो डिस्पर्सन में दो चीज होती हैं। पहली चीज होती है स्प्रेडनेस, और दूसरी चीज होती है स्केटरनेस। ओके, स्प्रेडनेस का मतलब होता है कितना, है ना, हाउ मच। तो मैं सिर्फ हिंदी में लिख रहा हूं, कितना फैलाव है ना, कितना फैला हुआ है डेटा। स्केटरनेस का मतलब होता है
किस प्रकार फैला हुआ है। हम इन दोनों चीजों को समझते हैं। पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। यहां मैं कुछ डेटा लिख रहा हूं। ये डेटा है। ये डेटा का कितना फैला हुआ है, यदि हम इस बात की स्प्रेडनेस की बात करें, तो स्प्रेडनेस में हम दो स्पेसिफिक पॉइंट के बीच में डेटा कैसा फैला है ये पता करते हैं। दो स्पेसिफिक पॉइंट। तो हम यहाँ जो स्पेसिफिक पॉइंट ले रहे हैं अभी, वो मिनिमम और मैक्सिमम ले रहे हैं। दूसरे भी स्पेसिफिक पॉइंट लिए जाते हैं, पर अभी अपन स्टार्टिंग मिनिमम मैक्सिमम से कर रहे हैं। तो मिनिमम मैक्सिमम जो पॉइंट है, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 48 है। तो यदि हम इसका फैलाव चेक करें ओवरऑल, तो उसको हम बोलते हैं रेंज। ओके, रेंज से मेजर करते हैं। रेंज इज नथिंग, रेंज इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम। यदि हम इसका रेंज मालूम करें तो 48 माइनस 2 विच इज 46। ये ओवरऑल हमें कितना फैला हुआ है डेटा पता चल रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. है ना। ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल दिया। अब मैं स्केटरनेस बताता हूं। स्केटरनेस को यदि आप देखते हैं तो स्केटरनेस में यदि आप देखें 2 और 5 के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का है। 5 और 11 के बीच में डिफरेंस 6 का है। यहाँ 2 का है, सॉरी 1 का है। यहाँ पर आप देखेंगे 10 का है 10, डिफरेंस, है ना। 10 यहाँ 5. पर हमारा डिफरेंस है 5 का, और यहाँ पर डिफरेंस है हमारा 21. 21 का। तो ये स्केटरनेस हुई कि किस प्रकार से डेटा फैला हुआ है अंदर। गॉट इट? ओके, इज इट Yes, sir. क्लियर? तो ये दो चीजें हो गई डेटा में। एक तो ओवरऑल फैलाव हम देख रहे हैं, और एक उसके अंदर वो किस प्रकार से फैला है। ओके, तो एक स्केटरनेस होता है, एक स्प्रेडनेस होता है। तो पहली चीज तो हम रेंज देख रहे हैं इसमें, है ना। अब मैं आपको रेंज की एक विशेषता बताता हूं। ये रेंज में क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है हमें। हाँ, मैं कुछ नंबर लिखता हूं। ये नंबर मैंने लिखे। अब मैं यहां से दो डेटा सेट उठा रहा हूं। पहला डेटा सेट मैंने ये लिया, और दूसरा डेटा सेट मैंने ये लिया। इस डेटा सेट को मैं नाम दे रहा हूं ए, और इस डेटा सेट को नाम दे रहा हूं बी। तो ए का रेंज क्या है? 8. 8 है ना। मैं कलर चेंज करके लिखता हूं रेंज को। इसका रेंज है 8, और बी का रेंज क्या है? इसका भी 8 है. 8। तो यदि मैं आपको दो डेटा सेट की खाली रेंज दूं, तो आप कुछ एनालाइज कर पाएंगे उसमें? No, बताएं। sir. Same difference है ना. नहीं कर पाएंगे ना, सेम रेंज है, आप बिल्कुल. कुछ भी उससे नहीं फाइंड आउट कर पा रहे।
यदि मैं बोलूं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की सैलरी की रेंज 18,000 है और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी 18,000 है, तो आपको चूज करना है, आप चूज कर पाएंगे किसी एक को अच्छे से? आपको नहीं और सर। कुछ नहीं मालूम है ना? तो यहाँ ये एक दिक्कत होती है, यहाँ हमें जरूरत पड़ती है कॉफिशिएंट्स की। यदि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू की जगह कॉफिशिएंट दिया जाए, देखिए दो प्रकार के मेजर होते हैं, एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एक रिलेटिव मेजर होता है। एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर, मीन, मोड, मीडियन, ये सब एब्सोल्यूट मेजर है। यदि मैं आपको ये बोलूं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी 48,000 है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 48,000 है तो आप इससे कुछ भी एनालाइज नहीं कर पा रहे, है ना? यदि आपको कंपेयर किसी और कंपनी की, सेम सिमिलर कंपनी के एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी नहीं मालूम हो, मान लीजिए ए ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी 48,000 है, तो हमें पता चाहिए, होना चाहिए कि बी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी है। गॉट इट? या पॉपुलेशन में उस आईटी इंडस्ट्री, या आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो आईटी इंडस्ट्री में एवरेज सैलरी कितनी होती है पॉपुलेशन की? जी यदि पॉपुलेशन की एवरेज सैलरी 52,000 है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 48,000 है, तब आप कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एवरेज सैलरी से कम कम है। पॉपुलेशन की कम्युनिटी। अदरवाइज मैं यदि खाली मेरे ऑर्गेनाइजेशन के मीन बताऊं आपको, तो आप कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। एनालिसिस का मतलब होता है कंपेरिजन, है ना? कंपेयर करना। जैसे पहले एक एड आता था, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, है ना? दैट इज द कंपेरिजन। तो एनालिसिस जो है ना, महिलाएं बहुत अच्छे से कर सकती है मेरे हिसाब से, है ना, पुरुषों के अपेक्षा। जी जी। तो यहाँ पर कॉफिशिएंट जो है, कॉफिशिएंट की एक रेंज होती है, इसकी कोई रेंज नहीं है, सैलरी की कोई रेंज नहीं मिल रही ना हमें। कॉफिशिएंट की एक रेंज होती है पर्टिकुलर। तो यदि मैं कॉफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करूं, देखिएगा इसको, अब तो राइटिंग क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? जी सर बिल्कुल। है ना? यस अभी सर। धीरे 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 हो जाएगा, 2-3 दिन में। काफी दिनों से मैंने ऑनलाइन सेशंस भी नहीं लिए हैं, करीब समझ लीजिए बहुत समय हो गया। अपग्रेड में पढ़ाता हूँ तो अपग्रेड में इतना लिखना नहीं पड़ता है, वहाँ थोड़ा हाई लेवल रहता है तो पीपीटी, और वहाँ प्रोग्रामिंग रहती है तो सीधे टूल पे ही सिखाना रहता है मैक्सिमम, तो वहाँ इतना लिखना नहीं रहता है। तो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज जो है, दैट इज द रेशियो। कॉफिशिएंट हमेशा रेशियो होते हैं, पहली चीज ये दिमाग में यस रखें, सर। है ना? रेशियो होते हैं। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मतलब ये तो रेंज हो गई ऊपर, है ना? और नीचे मैक्सिमम प्लस मिनिमम। ओके? और इसका जो रेंज होगा ना, हमें कॉफिशिएंट का जो रेंज आएगा वो 0 से 1 होगा, हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। ओके? क्लियर? जी। तो हमें एक उसकी लिमिट मालूम है कि मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम 1 होगा। तो हम इस कॉफिशिएंट के नंबर से भी निकाल सकते हैं कि हाँ अच्छा है या बुरा है। गॉट इट? उससे हमें यस पता सर। चल जाएगा कि हाँ, कैसा स्प्रेड है अभी अपार्ट देखिए। है हाँ कि साथ है, हाँ, क्लस्टरिंग मतलब। कहाँ आ रहा है वो डेटा, किस तरह का? देखिए अभी अपन देखेंगे, इसमें बहुत अच्छी चीज निकल के आएगी। मैं इसका कॉफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ ए की बात करता हूँ, क्या जी। होगा? 8/12। 8/12, मतलब 2/3 हो रहा है, 0.67 अप्रोक्स। जी गॉट इट? और जी। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ बी देखें, 8/48, 8/48। हाँ टी इट तो। इज 1/6, इट इज जी 0.16। जी ओके? जी। गॉट इट? यस सर। तो आप देखेंगे इससे हमें इसका, क्या समझ में आया? अभी मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ। यहाँ देखिएगा कॉफिशिएंट ऑफ रेंज जो है वो 0.67 है। ओके? यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ रेंज 0.16 है। तो हमें इसमें ये समझ में आ रहा है कि जितना हाई कॉफिशिएंट ऑफ रेंज होगा उतना लो वैल्यू डेटा होगा। ये वैल्यू छोटी है ना हाँ जी। इसकी अपेक्षा,
जैसे जैसे ये ओरिजिन है हमारा, जी जी जी। ओरिजिन से जैसे जैसे दूर जाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कम होता चला जाएगा। गॉट माय पॉइंट? ओके, ओरिजिन से जितना दूर जाएंगे उतना कोएफिशिएंट कम होगा। ओके। कम होता जाएगा। तो हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज से ये पता कर सकते हैं कि वो हाई वैल्यू है या लो वैल्यू है। अब देखिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ। दो कंपनी है एक्स और, अभी हमें सैलरीज का अगर कोएफिशिएंट हाँ पता वही चल मैं जाए बता तो रहा हमको समझ में हूँ। आ हाँ, जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास दो कंपनी का ऑफर लेटर आया, एक्स और वाई, ठीक है। एक कंपनी बोलती है हमारे एम्प्लॉय का सैलरी का कोएफिशिएंट ऑफ रेंज 0.32 है। कितना है? 0.32। 0.32। और दूसरी कंपनी बोलती है हमारे एम्प्लॉय की सैलरी का कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जो है 0.16 है। तो आप किसको एक्सेप्ट करेंगे, 0.32 वाले का या 0.32 0.16 वाले को? बताइए। 0.32। हैं अफसान, आप किसको सिलेक्ट करेंगे? 0.16 वाला नहीं होगा सर? हाँ 16 वाले सिलेक्ट करेंगे ना, क्योंकि हाई वैल्यू डेटा बता रहा है। जी जी, वो हाई सैलरी है ना। हाई सैलरी है ना, यदि ज्यादा हम्म। कोएफिशिएंट रेंज है तो लो सैलरी को शो करेगा ना। ठीक है स्वाति जी, समझ में आया आपको? हाँ 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 हाँ। है ना, क्लियर हुआ पॉइंट? जी जी। तो कई बार जब सर हमारे पास, हाँ सर बोले। एक चीज है। हाँ, यहाँ जो हमने ए और बी दोनों लिया है, इसमें दोनों का मैक्स रेंज सेम है। रेंज सेम था, रेंज रेंज सेम सेम था। है। रेंज अगर डिफरेंट होगा तो तो हम डिसाइड कर सकते मान हैं, पर लीजिए उसमें भी हमें, हाँ मान लीजिए हमारा जो बी वाला डेटा पॉइंट है हाँ वो 20 से 24 के बीच में है या 26 से 30 के बीच में है। हाँ हाँ, तो इसका रेंज कितना आएगा? 4 आएगा। 4। और मान लीजिए इसका रेंज है 8, तो आप रेंज से थोड़ी डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा हाँ। है। हम्म। बस ये तो ये बता रहा है कि वो कितना स्प्रेड है, ठीक है, उसमें वेरिएशन कितना है, ये बता रहा है हमें खाली। पर ये थोड़ी बता रहा है कि वो अंदर की स्केटरनेस कैसी है उसकी। वो हाई वैल्यू से लिया है, मतलब स्केटरनेस की बात नहीं करूंगा यहाँ, वो हाई वैल्यू से है या लो वैल्यू से को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो पता ही नहीं चल रहा है हमें इससे। ठीक है, क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो रेंज, मुझे हाँ सब कंसेप्चुअली समझ में आ रहा है, लेकिन मैं हाँ, धीरे धीरे चीजें होंगी क्लियर जब मतलब बहुत मेरा मतलब है कि जैसे यहाँ पर ए और बी दोनों में हम्म रेंज एक ही था, तो हम्म हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकाला टू फिगर आउट कि विच इज अ हायर वैल्यू डेटा, विच इज अ लोअर एब्सोल्यूट वैल्यू डेटा, हाँ या है ना। हाँ अगर रेंज डिफरेंट होगी हम्म तो भी क्या कोएफिशिएंट हाँ, रेंज डिफरेंट है, देखिएगा 4 by 56, हाँ तो 1/14 14। हाँ जी। कितना होगा? आप यदि 14 से 1 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आएगा 0, 0.07। 0.07 अगेन समथिंग आएगा, जीरो आएगा। है ना, पॉइंट बिल्कुल। जीरो जीरो समथिंग आएगा, जो भी आएगा। और यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आपने का 0.67 आ रहा अच्छा, यहाँ 0.67 आ रहा है, यहाँ 0.16 आ रहा है और फिर है। 0.07, तो और छोटा हाँ, ही हो रहा है। और छोटा हो रहा है ना। तो यहाँ हम रेंज को भी देखते हैं सिमिलर टाइप में कि हाँ भाई रेंज कितना है ना, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज को भी कंसीडर करना पड़ेगा यदि रेंज डिफरेंट हो रही है। ओके, जी सर, अभी समझ आया मुझे। ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट रिलेटिव मेजर्स कहलाते हैं हमेशा, तो हमें इसके लिए कोई दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती कंपैरिजन के लिए। आपके पास एक वेरिएबल है, यदि उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आपको मालूम है तो आपको ये डिसाइड हो जाएगा कि हाँ ये हाई वैल्यू से लो वैल्यू डेटा है। गॉट इट? ये एक ठीक पिक्चर हो गया। दिमाग में बन जाएगी अप्रोक्सीमेट। गॉट इट? बिल्कुल। यस सर। क्योंकि एक 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 स्टेटिस्टिक्स आपको सब कुछ नहीं दे सकती, है ना। ये छोटे छोटे जो कंपोनेंट हैं, जो स्टेटिस्टिक्स हैं, वो आपको हर स्टेटिस्टिक थोड़ा थोड़ा आपको ओवरव्यू देगी। गॉट इट? ये 56 यस सर। कहाँ से आ गया? 30 + 26। ये 26 + 31 नीचे जुड़ता है ना, अच्छा, ओके ओके ओके। क्लियर? नीचे प्लस होता है ना, मैक्सिमम प्लस मिनिमम। गॉट इट? मैं 2 से 30 को ऐड कर रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो मैंने वहां नीचे बनाया हुआ है ना।
हाँ, ठीक है, ये बनाया है ना मैंने 26 और 30, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज समझ में आया आपको, यस। बिल्कुल। है ना? ये पहला मेजर है स्प्रेडनेस का। दूसरा मेजर होता है इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज, जिसको हम IQR बोलते हैं शॉर्ट में। ओके, मैंने बताया ना कि स्प्रेडनेस दो स्पेसिफिक पॉइंट के बीच में डेटा कितना फैला है। तो पहले तो हमने स्पेसिफिक पॉइंट लिए थे मिनिमम और मैक्सिमम, है ना, एक्सट्रीम पॉइंट्स लिए थे। अब हम एक्सट्रीम पॉइंट्स ना लेके, मैं आपको पहले चीज बता दूं, थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ये हमारा मिनिमम वैल्यू है, सॉरी बुक्स लेना पड़ेगा। ये हमारा मिनिमम वैल्यू है, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और ये हमारा मीडियन है, ये हमारा थर्ड क्वार्टाइल है, और ये हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल है। गॉट इट? मीडियन जो होता है वो डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 50% ऊपर 50% नीचे हो जाता है। ओके, ये जो है ये 25% इधर हो गया, 25% इधर हो गया, 25% यहाँ हो गया, 25% यहाँ हो गया। क्लियर? ये मतलब काउंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है, हाँ, इक्वल काउंट्स। काउंट मतलब वो आइटम कितने हैं, 25% आइटम इधर है, 25% इधर है, 25% इधर है, 25% इधर है। इंटरक्वार्टाइल रेंज जो होता है वो इक्वल होता है Q3 माइनस Q1, मतलब ये वाला रेंज। गॉट इट? जहां हमारा बीच का 50% डेटा है। गॉट इट? इज इट क्लियर? जी। यस सर। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज जो होता है बीच का 50% डेटा, जो कि बहुत डेंस होता है मोस्टली, है ना, उस डेटा की हम बात करते हैं। ठीक है, इसका भी कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ IQR। सेम कोएफिशिएंट का तरीका है Q3 माइनस Q1 अपन Q3 प्लस Q1। गॉट इट? ओके, इज इट क्लियर? ये किस चीज में इस्तेमाल होता है? हाँ, ये अभी प्रैक्टिकल देखेंगे जब अपन, तब मैं बताऊंगा कहाँ इंटरक्वार्टाइल रेंज को हम कंसीडर कर रहे हैं, कहाँ अपन रेंज को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है रेंज को जब कंसीडर करते हैं जब हमारे पास डेटा इस तरह से है ना, नॉर्मल सा लग रहा है ये टेल छोटा है। नॉर्मल में ही यदि हमारे पास टेल बहुत बड़ा है, तो। समझ हाँ, तो में आ रहा यहाँ है? पर हमें दिख ही रहा है कि यहाँ इंटरक्वार्टाइल रेंज में ही सारी डेंसिटी है। पूरी डेंसिटी यही है, ये इनको हमें हाँ लेने से कोई मतलब नहीं है। हाँ गॉट इट? ओके, ये हमारा Q1 मान ले, इसको Q3 मान ले, ऐसा कुछ भी, मतलब जो भी ये मैंने दे दिया आपको सिंपल समझने के लिए। गॉट इट? जी। तो ये तरीके होते हैं, पहले डेटा के शेप को देखते हैं, शेप से हम बहुत सी चीज डिसाइड करते हैं, है ना, कि हम रेंज के बारे में भी डिसाइड करते हैं, इंटरक्वार्टाइल रेंज लेना है, रेंज लेना है ना। शेप इसलिए हमारा पहला मेजरमेंट हो, मतलब पहली चीज होती शेप देखना फिगर से। ठीक है, बाद में हम फिर स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं। तो ये रेंज सबको क्लियर हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्लियर हो गया, इंटरक्वार्टाइल रेंज क्लियर हो गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज क्लियर हो गया, एक और चीज होती है सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, इसको हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन भी बोलते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन, है ना, ज्यादा इसका प्रचलित नाम जो है वो क्वार्टाइल एक डेविएशन है। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ मुझे। हाँ, बता रहा हूं मैं। इसमें इसका जो फॉर्मूला होता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा क्लियर दिखेगा आपको। Q3 माइनस Q1 अपन 2, जो हमारी इंटरक्वार्टाइल रेंज आती है उसका 50%। मतलब हम यदि हम यहाँ बात करें
तो अब हम इतने डेटा की बात कर रहे हैं, 25% खाली, बिल्कुल डेंस डेटा। गॉट इट? इज इट क्लियर? Yes, sir. इसका उपयोग जो होता है मेडिकल साइंस में होता है ज्यादातर यूज। जीन्स वगैरह हुआ, या जो जीन्स वगैरह चेक करते हैं ना ये लोग, मेल डीएनए निकालते हैं, फीमेल डीएनए जो एक्सट्रैक्ट करते हैं रेप केसेस में और इनमें सब में, बाकी कल्चर वगैरह भी जो होता है लेबोरेटरी में, उन सब में वो लोग जो भी डेटा आता है उसका खाली 25% ही डेंस डेटा आगे एनालिसिस में यूज करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत से कंटेमिनेशन और ये सब चीजों की प्रॉब्लम होती है डेटा में, जो भी चीजें हैं वो लोग कर रहे हैं रिसर्च। गॉट इट? ओके। और मशीन्स भी जरूरी नहीं है 100% एक्यूरेट रिजल्ट दे रही हैं उनकी जो भी मशीन्स है। डज इट मेक सेंस टू यू? Yes, sir. इसलिए वो हाँ, लोग तो खाली मतलब वो बाकी सबको इरेलेवेंट मानते हैं ये रिलेवेंट मान लेते हैं, कि रेलेवेंट सिर्फ वही है जो कॉन्सेंट्रेटेड इन द राइट इन कंसंट्रेटेड द है। सेंटर। हाँ, तो क्लियर? डेटा तो ये, अगर बहुत ज्यादा स्प्रेड है तब तो ये एप्लीकेबल नहीं है। हाँ इट्स एप्लीकेबल व्हेन बेल इज वेरी शार्प। शार्प। हाँ, है ना, ये मेडिकल साइंस में यूज होता है, मेडिकल में। हम्म। ठीक है। इसलिए हमें इसमें जितना ज्यादा हम लोग क्वार्टाइल तो, डेविएशन को तो इम्पोर्टेंस। ये सब जो हम कर रहे हैं, हाँ ये सिंगल सेट ऑफ डेटा के लिए नहीं कर रहे हैं ना, ये दो सेट्स को कंपेयर करने के लिए। नहीं नहीं, ये तो अभी सिंगल सेट का ही हम ले रहे हैं ना भाई, हम तो हर वेरिएबल का लेंगे ना। हाँ, फिर दो वेरिएबल का लेके उसको कंपेयर कर सकते, समझ रहे हैं स्वाति? ये तो एक ही वेरिएबल का निकालेंगे ना, फर्स्ट क्वार्टाइल भी उसी का निकलेगा, थर्ड नहीं, मैं क्वार्टाइल। वो समझ रही हूँ, लेकिन हाँ, उससे हमें पता क्या चले? इसमें ये पता चल रहा है कि हमारा उसका इंटर क्वार्टाइल रेंज कितना, कितना डेटा है उसके, कितने कितने हमारे पास कि किस सैंपल्स हैं रेंज तक उसके। के डेटा को हमको पिक करना चाहिए हाँ हाँ और उस पर एनालिसिस फर्दर और हाँ, करना चाहिए। वही चीज है ना। और इसका भी कॉफिशेंट जो होता है वो सेम ही होगा जो IQR का होता है, इसलिए होता है सेम। देखिएगा Q3 माइनस Q1 अपन 2, और नीचे भी आएगा Q3 प्लस प्लस Q1 Q1 अपन 2, अपॉन 2। तो 2 से 2 हाँ, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। तो वही कॉफिशेंट दोनों के सेम होते हैं, चाहे वो इंटरक्वार्टाइल रेंज के हो या सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज के हो। गॉट इट? दोनों के कॉफिशेंट सेम रहेंगे, आप यहां भी देखेंगे कॉफिशेंट वही है। गॉट इट? ओके। coefficient of IQR, coefficient of quartile deviation, both are same. Is it clear? Yes, sir. हम प्रैक्टिकल में देखेंगे इनको आगे, अभी तो खाली कंसेप्ट समझ रहे हैं क्या है। ये तो हो गया स्प्रेडनेस की बात हो गई हमारी कंप्लीट। अब हम बात करेंगे स्केटरनेस की। स्केटरनेस यानी अंदर डेटा कैसा फैला हुआ है, उसका बिखराव कैसा है। फैलाव की जगह हम बिखराव की बात करें। ओके, इज इट क्लियर? जी, मैं यहाँ लिख ना देता हूँ। कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है। हाँ, ये चीज, तो हम यहाँ बिखराव की बात कर रहे हैं। तो बिखराव यदि हम ऐसे तो कुछ भी मेजर नहीं कर सकते, मैंने जैसे यहाँ आपको बिखराव दिखाया है डेटा का, आगे दिखाया था ये जो 3, 6, 1, 10, 5, 21, तो हमें कोई बिखराव का कुछ मेजरमेंट तो हो नहीं सकता, ऐसे होएगा नहीं हो सकता। तो हमें ये देखना है कि इस डेटा का हम सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करें पहले। व्हाट इट? और सेंट्रल टेंडेंसी से इन पॉइंटों का कैसा डेविएशन है ये चेक करें। व्हाट माय पॉइंट? जी, कितना डेविएट हो रहा है, तो हम उसको समझते हैं पहले। मैं एक विजुअलाइजेशन में आपको समझाने की जी, कोशिश जी, कर रहा हूँ इजी वे में। जी। ये हमारा डेटा है ना। ये डेटा जो है ये X1, ये X2, X3, X4, इस प्रकार से n डेटा है हमारे पास। कितने हैं? n, xn तक। ओके, इज इट क्लियर? जी, Yes, sir. और इसमें कहीं हमारा मीन है, यहाँ पर डेटा का मीन इधर है,
डेटा का मीडियन हमारा यहाँ है, और डेटा का मोड भी यदि आप निकालते हैं, वैसे तो कंटिन्यूस में जरूरत नहीं पड़ती डेटा एनालिटिक्स में, पर स्टैटिस्टिक्स में निकाला जाता है, वो ये पॉइंट है। गॉट इट? इज इट क्लियर? Yes, sir. अब मैं इसका डेविएशन पता करना चाहता हूं। तो डेविएशन के लिए यदि मैं मीन से देख रहा हूं कि हर पॉइंट कितना डेविएट है, तो यदि मैं इसको यहाँ देखूं मीन से, ये वाला पॉइंट मैं इसको थोड़ा सा पता कर देता हूँ, ये हो गया सेकंड पॉइंट, ये डेविएशन इसका ये आ गया, फिर ये डेविएशन आ गया थर्ड का। दिख रहा है आपको क्लियर? जी जी जी। Yes, sir. पॉइंट के लेना है अपन को, सेंटर टेंडेंसी से एक सेंटर टेंडेंसी से हर पॉइंट का डेविएशन हम देख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने सबके डेविएशन देखे। तो हमारे पास कितने डेविएशन आएंगे? एन डेटा पॉइंट से तो एन डेविएशन एन आएंगे। डिवीजन। हाँ। इन सब डेविएशन का यदि मैं समेशन कर लूं, है ना, मैं कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा सा डार्क कलर लेता हूँ। समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। ओके, आई इसलिए होता है 1 से लेकर के, यहाँ आई 1 से स्टार्ट हो रहा है और एन तक जा रहा है। ओके, हमने मीन से डेविएशन देखा। कभी भी आप किसी भी डेटा में मीन से डेविएशन का समेशन करेंगे, हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो कुछ वैल्यू मीन से ज्यादा होती है, कुछ मीन से कम होती है। ठीक है, हमेशा 0 आएगा। आप करके देख लीजिए, कभी एक्चुअल मीन से डेविएशन लीजिएगा हर डेटा पॉइंट का, तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा XI माइनस एक्स बार है ना? हाँ, XI माइनस एक्स बार। ठीक है, तो हमेशा 0 आएगा। अब इसको चेक कर लें। तो ये तो हमारा तो डेविएशन 0 बता रहा, कुछ भी नहीं निकल का है हमारे सामने। तो हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें उसकी जगह, XI माइनस एक्स बार की एब्सोल्यूट वैल्यू। जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, डेविएशन। गॉट इट? और जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। मिलेगी अब 0 नहीं डबल होगा, मिलेगी, बेसिकली डबल मिलेगी। हाँ, मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी डेविएशन की, क्योंकि डिस्टेंस यदि मैं आपको सर बोलूं, अगर ऊपर वाले में 0 था और यहाँ हाँ, पे हमने एब्सोल्यूट लिया, एब्सोल्यूट लिया है, तो बेसिकली हम ऐड कर रहे होंगे, जिसको भी हमने ऊपर सब्ट्रैक्ट किया है, ऊपर हम यहाँ पर हम ऐड कर रहे होंगे। हाँ, नेगेटिव तो को भी वो हमने पॉजिटिव बना लिया पहले। तो वो डबल हो जाएगा, नहीं, मतलब डबल नहीं होगा। देखिए -5 को हमने क्या किया, जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा वो, +5 5. है ना, और 2 का 2 ही रहेगा। बिल्कुल. तो डबल नहीं किया, डेविएशन तो एन ही है हमारे पास, और उसकी वैल्यू को भी डबल नहीं है, खाली वैल्यू का साइन बदल दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव किया, पॉजिटिव पॉजिटिव है। ओके। व्हाट इट? क्योंकि देखिएगा डेविएशन का मतलब यहाँ है डिस्टेंस। मैं मान लीजिए आप दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस एक हाइपोथेटिकल मान लेते हैं 1200 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर। तो दिल्ली से मुंबई 1200 है, तो मुंबई से दिल्ली क्या -1200 होगा डिस्टेंस? नहीं होगा ना, 1200 ही बोलेंगे ना। ओके, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। तो यहाँ डेविएशन हमेशा हम एब्सोल्यूट वैल्यू को लेके चलेंगे। और इसको मैं यदि एवरेज डेविएशन की बात करूं तो n डेटा पॉइंट्स में n से डिवाइड कर दूं, जी तो मुझे एवरेज डेविएशन पता चल रहा है ना, मीन से। जी। तो ये कहलाता है डेल्टा एक्स बार, और इसका नाम दिया गया है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। अब देखिएगा, इसका मीनिंग समझेंगे। ये डेविएशन एब्सोल्यूट है ना, ये एब्सोल्यूट के साइन लगाएं दोनों तरफ, पॉजिटिव वैल्यू लिए एब्सोल्यूट, और इसका मीन निकाला है। तो एक्चुअली इट इज द मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। इसको हम लोग लिखते हैं MAD, मेड। ओके, इज इट क्लियर? जी। पर यहाँ डेल्टा एक्स बार लिखा है, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो डेविएशन लिया है मैंने मीन से लिया है। यही डेविएशन मैं मीडियन से भी तो ले सकता हूँ, हर डेटा पॉइंट्स का जी ले सकता हूँ। जी। तो देखिएगा उस टाइम केस में क्या होगा कि XI माइनस मीडियन हो जाएगा बस। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा डेल्टा ME। ओके, पर इसको बोला जाएगा मीन एब्सोल्यूट डेविएशन ही।
इसको भी मीन एब्सोल्यूट डेविएशन बोल रहे हैं, इसको भी मीन एब्सोल्यूट डेविएशन बोल रहे हैं। ऐसा आप मोड से भी ले सकते हो। ओके, तो तीनों को बोल तो हम, क्योंकि तीनों एवरेज ही है ना सर, तो हम हाँ पॉइंट ऑफ डिविएशन चेंज कर रहे हैं तो तीनों एवरेज ही। हाँ सेंटर जबकि हम टेंडेंसी डिवाइड बाय एन कर रहे हैं तो वो मीन तो हो ही रहा है। हाँ, तो मीन हो रहा है, पर वो कहीं हम मीन से डेविएशन देख रहे हैं, कहीं मीडियन से हाँ। देख रहे हैं, कहीं मोड से देख रहे हैं, है ना। तो यदि मैं मेड लिख करके अपने रिसर्च पेपर में या कहीं भी आप रिपोर्ट में मेड लिख के लिखते हैं तो उसको समझ में नहीं आएगा कि आपने डेविएशन मीन से लिया था, इसमें मीडियन से लिया था या मोड से लिया था, समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो हर 5 साल में जेनेवा में एक कॉन्फ्रेंस होता है सब्जेक्ट वाइज, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट के टर्न आते हैं, कुछ सब्जेक्ट का इस साल होगा, अगले सब्जेक्ट का, इसी सब्जेक्ट का फिर अगले 5 साल बाद होगा, जो सब्जेक्ट इस बार लिए हैं। तो वो इसलिए होता है कि उस चीज को हम उस सब्जेक्ट में, उस करिकुलम में, ओवरऑल जो यूनिवर्सल करिकुलम है उसमें इन्वॉल्व करें या ना करें उस पर्टिकुलर रिसर्च को। व्हाट माय थिंक, माय पॉइंट, थ्योरी या रिसर्च को। यस सर। तो ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स मैथ्स का जो होता है, जेनेवा में जब ये डेवलप किए इन्होंने फॉर्मूले मीन एब्सोल्यूट डेविएशन के, तो सब स्टैटिस्टिशियन मैथमेटिशियन इन्वॉल्व हुए और उन्होंने ये चीज देखी। तो उन्होंने इस पे 3 ऑब्जेक्शन उठाए। पहला ऑब्जेक्शन ये उठाया कि भाई अर्थमेटिकली तो ये ठीक है, आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हो, आपको सबसे पहली चीज, हाँ पहली चीज उन्होंने ये बोली कि कोई स्पेसिफिक सेंट्रल टेंडेंसी आपने डिसाइड नहीं करी है ना। आप किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी से डेविएशन निकाल रहे हो, तीनों से निकाल सकते, स्पेसिफिक नहीं है कोई। दूसरा इन्होंने बोला एल्जेब्रिकली एब्सोल्यूट वैल्यू इज नॉट वायबल। दूसरा, ठीक है। और तीसरा ऑब्जेक्शन था इट इज यूनिडायरेक्शनल। ये मैथमेटिशियन ने दिए थे, स्टैटिस्टिशियन ये प्रूफ करके लाए, मैथमेटिशियन ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाए। स्पेशल नहीं है ये। हाँ, तो देखिएगा उन्होंने फिर डिसाइड हुआ कि कुछ हम स्टैंडर्ड बनाए इसका। ओके, कुछ स्टैंडर्ड करके लाइए सर, उन्होंने ये बोल दिया। तो जो स्टैटिस्टिशियन का ग्रुप था उन्होंने क्या किया, नाम रख दिया नए वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन। कहना स्टैंडर्ड बोला है ना, अपन नाम ही रख दो स्टैंडर्ड डेविएशन, अब नया जो बना रहे हैं, ठीक है। पहली चीज उन्होंने बोला था सेंटर स्पेसिफिक सेंट्रल टेंडेंसी, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन में, मीन एब्सोल्यूट की बात नहीं कर रहे हैं अब हम, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा मीन से ही डेविएट करके निकालेंगे, हम ना मीडियन इन्वॉल्व करेंगे ना वहां मोड इन्वॉल्व करेंगे। गॉट माय पॉइंट? ओके, इज इट क्लियर? जी तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा मीन से ही निकाला जाएगा। दूसरी चीज, एल्जेब्रिकली एब्सोल्यूट वैल्यू इज नॉट वाइबल। तो ये मैं बताता हूं एल्जेब्रिकली एब्सोल्यूट वैल्यू वाइबल क्यों नहीं है। देखिएगा, पहले उसको समझिएगा। मान लो ए का वैल्यू है -5, गॉट इट? इज इट क्लियर? यस सर। तो -a का वैल्यू है -5, -a का, ये मैं लिख रहा हूं, है ना। तो मैं -a का यदि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा? ए ए ये आएगा। सॉरी, मैं माइनस नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, सॉरी, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ए का वैल्यू है -5, तो -a का जब एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूं तो वो a आ रहा है, और a का वैल्यू क्या है मेरे पास? -5। क्या -5 कन्वर्ट हुआ 5 में? प्लस तो में नहीं हुआ ना? माइनस ए इक्वल्स टू ए कुछ नहीं समझ आया मुझे। देखिए a का वैल्यू मैंने -5 लिखा हुआ, जी
अब मैं माइनस ए का एब्सोल्यूट वैल्यू यदि आपको माइनस ए क्यों हुआ? मैंने यही लिखा कि माइनस ए का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, ए हुआ ये होगा, और ए का वैल्यू क्या दिया है मैंने यहाँ, -5। तो वैल्यू क्या आया, -5 ही आया ना हाँ आपका, वो तो पॉजिटिव हुआ नहीं -5। करेक्ट, तो एलजेब्रा में ये चीज अप्लाई नहीं होती। लेकिन हमने यहाँ -a क्यों लिया? हमें लेना तो a था ना। भाई ए लेना था, पर वही चीज तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि यदि हम नेगेटिव किसी भी अल्फाबेट को लें और उसको जब पॉजिटिव करेंगे तो खाली सिंबल हटाएगा, चाहे वो अल्फाबेट को हमने कुछ भी वैल्यू असाइन कर ली, वो वैल्यू का साइन चेंज नहीं होगा। अच्छा, स्क्वायर करने के लिए कह रहे हैं, समझ गए। गॉट इट? हम्म। तो एल्जेब्रिकली ये वाइबल नहीं है, और फॉर्मूले जितने भी होते हैं स्टैटिस्टिक्स में वो सब क्या होते हैं, एल्जेब्रा ही तो है, बीजगणित है ये सब। ओके, फॉर्मूले क्या है, एल्जेब्रा है, वैल्यू तो हम बाद में पुट करते हैं, अर्थमेटिक तो बाद में होता है वो। व्हाट माय पॉइंट, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. अर्थमेटिक यानी नंबर, एल्जेब्रा यानी हम नंबर की जगह जो है एब्रीविएशन जो आर्बिट्ररी जो भी लेते हैं वो एल्जेब्रा में आ जाता है। तो दूसरी चीज उन्होंने कहा कि यार अब एल्जेब्रिकली ये एब्सोल्यूट वैल्यू तो हमारे लिए वाइबल नहीं है, तो हम क्या करें कि जिससे हमारा नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो उन्होंने देखा कि हमारे पास एक चीज है स्क्वायर, यदि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे वो नेगेटिव का स्क्वायर करें तो भी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव का स्क्वायर करें तो भी पॉजिटिव आएगा। आ रहा है, क्लियर हुआ? इसी प्रकार यदि -a का मैं स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर होगा। तो a स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर हो गया 25। 25. क्लियर, पॉजिटिव हो गया ना। तो ये कंसेप्ट वो लोग लेके आए, तो उन्होंने कहा कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू ना लेके xi माइनस x बार की स्क्वायर वैल्यू कर लें, सबकी डेविएशन का स्क्वायर कर लें, फिर उसका समेशन करें और उसको n से डिवाइड कर दें। उसका स्क्वायर रूट से करें। ओके, हाँ, अभी इतना किया। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट था यूनिडायरेक्शनल। आपका एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी आ रही है वो हमेशा पॉजिटिव आ रही है, तो आपका जो डेविएशन होगा, हमेशा डेविएशन क्या होता है, एक पेंडुलम होता है तो उसका डेविएशन क्या होता है, दोनों तरफ होता है कि नहीं होता, आप बताइए। कोई भी चीज दोनों तरफ डेविएट होता होगी, है। 2 डायरेक्शनल तो होगी कम से कम, 1 डायरेक्शनल में डेविएशन होता ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल डेविएशन था। यदि आपका मीन मान लो 25 है और मैं लिखूं कि मीन एब्सोल्यूट डेविएशन आपका 3 है, तो वो खाली पॉजिटिव साइड में डेविएट होना बता रहा है, नीचे साइड में नहीं बता रहा कि नीचे भी 3 है। गॉट इट? Yes, sir. तो यूनिडायरेक्शनल है। तो इन्होंने क्या किया, अब इन पे 2 ऑब्जेक्ट हैं, इन्होंने सोचा कि यार ये स्क्वायर कर लिया तो डेविएशन के स्क्वायर का मीन है, तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वो प्लस माइनस तो डेविएशन का मीन आ गया। और उसके साथ जब भी स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस आएगा, तो ये बाय डायरेक्शनल हो गया। इज इट क्लियर? जी। ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। देखते ही देखते एक बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूला बन गया। देखते ही देखते सर ने मैथ्स लगा दी इसमें। और मैं गायब हो गई। अरे नहीं प्रीति जी, क्या है एब्सोल्यूट डेविएशन में एक ही डायरेक्शन दिखता है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है हमारे पास, नेगेटिव नहीं आ रही है ना। डेविएशन नेगेटिव साइड भी होगा ना, मीन के अपर साइड होगा तो लोअर साइड भी उतना ही डेविएट होगा ना, वो एवरेज डेविएशन जो होगा। गॉट माय पॉइंट? तो डेविएशन दोनों तरफ होना चाहिए, इसलिए प्लस माइनस साइन जो आया स्क्वायर रूट के साथ इसलिए आया। और यहाँ हमने स्क्वायर का डेविएशन लिया था, हमें तो स्क्वायर का डेविएशन थोड़ी चाहिए, इसलिए हमें स्क्वायर का डेविएशन हटाने के लिए क्या करना पड़ा, स्क्वायर रूट लेना पड़ा, कि अब ये हो गया डेविएशन। हमने अपने आराम के लिए उसको पॉजिटिव करने के लिए उसको स्क्वायर किया। हम हाँ। उसको घुमा फिरा के अपने हिसाब से कर रहे हैं, हाँ, उसको शेप हाँ, दे रहे हैं। शेप देना। तो हमने ये अपने कन्वीनियंस के लिए उसको पहले हाँ। स्क्वायर किया, तो उसको रियलिटी पे वापस लाने के लिए उसको स्क्वायर रूट करेंगे कि हमने तुम्हें बढ़ा दिया, अब हमने जितना बढ़ाया था उतना ही वापस घटाएंगे। So that's why we did. तो दिस कैलकुलेशन विल बी अवेलेबल इन एक्सेल ना, मतलब अरे कोई जरूरत नहीं, फॉर्मूला नहीं लिखना है हमें, हमें एसडी लिखना है और वेरिएबल डालना है बस। ये तो खाली कंसेप्ट समझा रहा हूँ।
ये लेकिन कुछ ये नहीं करना है हमें concept अगर हमें मैथ। यूज करना है तो हमारे पास तो एक्सेल में ये सब रहता ही है, हाँ ये सब ऑटोमेटिक रहता ही है। आप तो स्टैंडर्ड एसडी डेविएशन लिखेंगे, निकाल मान सकते हैं। लीजिए एसडी है और आपका डेटा है एक्स वेरिएबल है, आपने एक्स डाल दिया, ये दे देगा आपका भाई कितना भी है एसडी, निकाल देगा ये। याद नहीं करने का जरूरत है प्रीति। कोई याद लेकिन करने की लेकिन जरूरत नहीं है। कंसेप्चुअली ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है। That's all. क्या है, हम्म, ये खाली समझने के लिए है, हम्म, ठीक है। हमें इसको याद नहीं करना है, फॉर्मूले कहीं में आपसे न्यूमेरिकल नहीं करना है, कुछ नहीं करना हम्म। है ना। ये बहुत समझना है इसका कंस्ट्रक्शन। बस खाली कंसेप्ट को समझने के लिए इतना डिटेल में जाना पड़ता है हमें। नहीं, अब हम इनके कॉफिशेंट्स भी देखते हैं दोनों के। देखिए पहले हम मीन एब्सोल्यूट डेविएशन के कॉफिशेंट देखते हैं मेट के। तो जब वो यूज ही नहीं करते तो फिर क्यों देखें? नहीं करते हैं, कुछ जगह करते हैं, मैं करता हूँ कई जगह यूज। मैं आपको बताता हूँ कहाँ मैं करता हूँ। देखिए जब भी स्क्यूड डेटा होगा इस प्रकार का या ये इस है प्रकार का, राइट टेल्ड, ये है लेफ्ट टेल्ड, है ना। तो जब इस तरह का डेटा है, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, तो मैं मीन तो कंसीडर कर नहीं सकता, कर हाँ सकता हूँ क्या? क्यों नहीं? मुझे मीडियन कंसीडर मोड, करना पड़ेगा। हाँ मीडियन कर। अब मीडियन कंसीडर करना पड़ेगा, तो मीडियन के लिए मेरे पास क्या है डेविएशन नापने के लिए? मीडियन के लिए मेरे पास एक डेविएशन नापने के लिए सबसे सिंपल तरीका है इंटरक्रोटाइल रेंज, है ना, बिल्कुल। IQR। पहला चीज ये है, पर मैं इंटरक्रोटाइल रेंज पे भी ज्यादा रिलाई नहीं करता पर्सनली, है ना। लोग करते हैं डिफॉल्ट में, किताबों में लिखा हुआ है, मैं किताबों वाली स्टेटिस्टिक्स पे नहीं जाता हूँ। मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का नॉलेज जो गेन किया है मैंने, जो डेटा को समझा है, जो मैं समझता हूँ, मैं उस हिसाब से उसको ट्रीट करता हूँ। तो मैं मीडियन के साथ ट्रीट करता हूँ मीन एब्सोल्यूट डेविएशन थ्रू मीडियन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन थ्रू मीडियन। मीडियन के थ्रू मीन एब्सोल्यूट डेविएशन जो लिया गया है, हम उसको लेकर के चलते हैं। गॉट इट? पॉइंट जी क्लियर सर, हुआ? जी सर। यस सर। क्योंकि मीडियन से लिया है तो मीडियन फैमिली कई सदस्य हो गए ना मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। अब तो जितने भी आर लैंग्वेज है या पाइथन है, इनमें यदि आप MAD निकालेंगे तो हमेशा वो MAD मीडियन से लिया हुआ होगा। व्हाट माय बाय पॉइंट? डिफॉल्ट, बाय बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट, या बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट। गॉट माय पॉइंट? ये मेड जो है हमेशा जो आएगा वो समेशन ऑफ xi माइनस ME, xi माइनस ME ओवर n, ये होगा हमेशा मेड बाय डिफॉल्ट आर में, पाइथन सब में। क्लियर हो गया ये? ओके। मीन एवरेज डेविएशन। जब आप एसडी की बात करेंगे, एसडी हमेशा वही जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है ना, मीन से डेविएट होके बना होगा हमेशा। गॉट इट? वो तो स्पेसिफिक उन्होंने ले लिया था। इज इट क्लियर नाउ? ये समझ आ गया सर। समझ में आ गया ना मेट कहाँ उपयोग करना है हमें? अभी मैं बता रहा हूँ मेट कहाँ उपयोग जहाँ होगा। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हाँ नहीं है वहां हाँ, पर हमें मेड यूज करना है, स्कैटरनेस निकालने के लिए मेड यूज करना है। सेंट्रल टेंडेंसी यूज करनी है, मीडियन हाँ और मैड लेना है। हाँ, ठीक है। मैं IQR इसलिए रिलाई नहीं करता हूँ, IQR स्प्रेडनेस को शो करता है और मेड हाँ जो है वो स्केटरनेस को शो करता है। तो स्केटरनेस को शो करने वाला कंपोनेंट ज्यादा स्ट्रांग होता है रेंज को शो करने की अपेक्षा। गॉट इट? रेंज। क्योंकि जी ये मेड जो है वो स्केटरनेस को शो कर रहा जी है, जी। बिखराव को शो कर रहा है ना। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे आते हैं, इनके कॉफिशिएंट देखते हैं पहले। सबके कॉफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया रिलेटिव मेजर। तो हम सबसे पहले कॉफिशिएंट ऑफ मेड देखते हैं। तो एक बार मुझे हाँ बोलो। मैड आपने बताया था, नहीं वो आपने मैड में बताया था कि जितना हायर वैल्यू होगा उतना नहीं वो अपन ने देखा तो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज में, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में देता था। अच्छा, रेंज था बिल्कुल। इसमें हमने अभी नहीं देखा है, अभी इसमें अपन भी हमें नहीं कॉफिशिएंट पे पता अब है आ कि रहे ये हैं, क्या अब कह रहा अपन है। ओके, कॉफिशिएंट पे आ रहे हैं, अब अपन आ रहे हैं कॉफिशिएंट पे। नहीं ठीक मुझे है। मैड भी नहीं समझ में आया, फिर मैड क्या मेट तो बताता है? मेट उस बिखराव के एक पर्टिकुलर सेंट्रल टेंडेंसी से डेटा एवरेजली कितना डेविएट, ये पता करने के लिए।
मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। वो हाँ, तो मीन समझ ऑफ में आ गया एब्सोल्यूट मुझे, डेविएशन, वो मुझे समझ आ गया। मतलब सेंट्रल लेकिन टेंडेंसी उसकी जो से। वैल्यू निकल के आएगी हाँ वो हमें, अब ये वैल्यू 300 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, हाँ 4 भी हो सकती है, करेक्ट करेक्ट तो ये करेक्ट। व्हाट डज इट से? हाँ, अब मैं बताता हूँ सही चीज। स्वाति जी, आपने सही चीज पूछी, आप सही जगह स्टक हुए हैं, दूसरे लोगों के भी समझ में आएगा। मान लीजिए मेरा मीन है 3200, ओके, और ठीक है। मेड है, ये वाला मेड बात कर रहा हूँ मैं, मीन वाला मेड, मीन वाला मैड, ठीक है ना, है, अभी उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि हमने सेंट्रल टेंडेंसी जब मीन ली है तो हम मैड भी सेंट्रल हाँ, टेंडेंसी मीन से ही लेंगे, ठीक है। 300 है। तो ठीक हमें ये मेड ये बता रहा है कि ये जो डेटा है हमारे पास वो ज्यादा कंसिस्टेंट है, मीन के आसपास ही है, ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि 300 का ही डेविएशन है एवरेज। क्योंकि आपका एब्सोल्यूट वैल्यूज का एवरेज 3200 और ये उससे 300 की रेंज में ही फैला हुआ है, दैट्स हाँ, व्हाट इट इज मतलब सेइंग। फैला ज्यादा है, पर एवरेज जो डेविएशन है वो 300 ही है, उसका एवरेज है ये, हाँ ओवरऑल जी, नहीं है। ओवरऑल हाँ तो जी, हाँ ज्यादा भी जी, दूर होंगे, पॉइंट कम भी होंगे। हाँ, व्हाट माय पॉइंट, इज इट क्लियर? और एन एवरेज 300 की दूरी पर है। 300 की दूरी पर है एवरेज। यदि यही दूसरा एक और डेटा हो जिसका मीन 3200 है पर उसका मेड जो है 900 है, तो वो ज्यादा स्प्रेड है, ज्यादा स्प्रेड है, वो इतना कंसिस्टेंट नहीं है, वो डेटा ज्यादा फैला हुआ है दूर दूर। फैला हुआ है, समझ में आ तो रहा है अब आपको क्लियर? इसलिए भी इसका इंटर क्वार्टाइल रेंज रिलायबल नहीं है। हाँ, व्हाट इट, इस इस, डेटा में आप डिफरेंट इसमें डिफरेंट जब इसमें हम मतलब टेल्स छोटी हैं, हाँ, इसकी टेल बड़ी है, नीचे वाले की टेल, नीचे वाले की, टेल बड़ी, जिसमें 900 है ना उसका टेल बड़ा होगा, बहुत ज्यादा स्केटर्ड है, उसका टेल हाँ बड़ा होगा, और 300 वाले में टेल्स छोटे होंगे। छोटे होंगे। गॉट इट, हम्म, है ना? ऐसे ही समझा जाता है डेटा को। जब हम लोग डेटा के अंदर घुसते हैं, डेटा को हर स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इज इट क्लियर? अब ये यहाँ तो कोई यस सर। कंफ्यूजन नहीं, नो पर सर। इसमें हमें दोनों चीज चाहिए ना समझने के लिए, मीन भी चाहिए और मेड भी चाहिए। मेड से तो खाली मेड हम भी नहीं चाहिए। समझ पा रहे हैं ना, मेड यदि खाली 300 दे दूं तो आप कुछ कंक्लूड कर पा रहे हैं क्या? हम्म, आपको दोनों चाहिए, मेड के साथ आपको मीन भी चाहिए। तो यहां पर हम बात करेंगे अब कॉफिशिएंट्स की इनके, कि यदि मैं पहला वाला जो मीन वाला है, कॉफिशिएंट ऑफ डेल्टा एक्स बार, ये होता है डेल्टा एक्स बार डिवाइडेड बाय जिस सेंट्रल टेंडेंसी से आपने डेविएशन लिया है उससे डिवाइड करेंगे, रेशियो होते हैं हमेशा। ओके, इज इट क्लियर? जी, यस सर। इसी प्रकार हम दूसरा देखें, कॉफिशिएंट ऑफ डेल्टा एम ई, तो डेल्टा एम ई ओवर एम ई, इज इट क्लियर? ओके, कॉफिशिएंट ऑफ डेल्टा जेड ओवर जेड, यह कॉफिशिएंट है ना? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी, यस सर। इनकी भी रेंज 0 से 1 ही होने वाली सबकी। ओके, तो यदि मैं कॉफिशिएंट आपको दे दूं, यदि जिसका कॉफिशिएंट ज्यादा है वो ज्यादा फैला हुआ डेटा, उसमें जिसका बिखराव ज्यादा है, कोएफिशिएंट ज्यादा है, हाँ, जिसका हाँ, कम है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। हाँ, डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? कोफिशिएंट ऑफ मेड डेल्टा एब्सोल्यूट डेविएशन, delta x bar is absolute deviation for x bar wala is for mean, हाँ, m wala is for median, मीडियन, and z is wala मोड, for mode. मोड। हाँ, मोड। अब मैं बात करता हूँ कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल। तो सिग्मा ओवर मीन, मैंने बताया ना जिससे डेविएशन लिया है उसी से डिवाइड करना। तो हमेशा अपन स्टैंडर्ड डेविएशन किससे लेते हैं? मीन से लेते हैं, तो मीन से डिवाइड करेंगे। व्हाट इट, इज इट क्लियर? क्लियर हुआ ये कि नहीं हुआ आप तो लोगों को? जब जब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं
तो हाँ फिर ये पिछले वाले 3 रेलेवेंट कैसे रह जाते हैं? क्योंकि भाई, ज्यादा इसको साइंटिफिक इसको साइंटिफिक तो हम राइट इसको वाला है ना। देखिएगा, हम इसको यूज नहीं करते हैं, इसको यूज करते हैं मीडियन वाले केस में। इसको यूज करते हैं जब हम नॉर्मल मीडियन, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। हाँ तब इसको यूज करते हैं, ठीक है, समझने के लिए। हाँ सर, क्योंकि वो मतलब हम क्योंकि एकेडमिकली नहीं पढ़ समझने हाँ की कोशिश कर रहे हैं ना कि हम यूज क्या करेंगे, तो हाँ, आई एम कमिंग फ्रॉम दैट। ठीक है क्लियर हो गया। जी। तो ये कोफिशिएंट ऑफ सिग्मा क्या मतलब है? स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा यानी स्टैंडर्ड सर डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मेड और कोफिशिएंट ऑफ रेंज दोनों में डिफरेंस है ना? एक डिफरेंस है में ना। हम कहते हैं कि रेंज की जब वैल्यू रेंज जो लो, है, रेंज हमें नहीं इंटरप्रेट करता है, रेंज इंटरप्रेट करता है कि वो किस तरह के वैल्यू से आया, डेटा आया है, डेटा किस तरह की वो वैल्यू को ठीक बिलोंग है। करता नहीं है, सर, लो मेरा वैल्यू। पूछने का मतलब ये है कि हाई कोफिशिएंट ऑफ रेंज होगा हाँ तो लो एब्सोल्यूट डेटा होगा, जबकि हाई हाँ कोफिशिएंट ऑफ मेड होगा तो मैक्सिमम स्कैटरनेस होगी। तो दोनों अलग अलग चीजें बता रहे हैं ना। हाँ, दोनों अलग चीजें हैं। यहाँ स्केटरनेस को बता रहा है, यदि हाई कॉफिशिएंट है तो बहुत ज्यादा स्केटर है डेटा, वेरिएंस ठीक हो ज्यादा है गया। डेटा में, हम्म वेरिएबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा हम्म, डिस्पर्स है। गॉट ठीक इट? हो गया। इज इट ठीक हो क्लियर गया। ऑप्शन ठीक नाउ? हो गया। यस सर, यस सर। है ना। अब देखिएगा, मैं पूरा आपको जो हमने यूनिवेरिएट एनालिसिस कर रहे हैं उसकी मैं आपको पूरी चीज क्लियर करके देता हूं। मैं क्या बोला, यूनिवेरिएट एनालिसिस जो है वो क्यों किया जाता है, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल, है ना। यस उस वेरिएबल यस के सर। नेचर और बिहेवियर को समझने के लिए हम यूनिवेरिएट एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए किसी फैमिली में 8 मेंबर हैं, चाहे उनमें 2 ट्विंस भी हों, तो उनके नेचर बिहेवियर डिफरेंट होंगे कि नहीं होंगे? बताइए आप। बिल्कुल। अलग होंगे, है ना। इसी प्रकार डेटा में डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, उन हर एक वेरिएबल्स का नेचर बिहेवियर डिफरेंट होगा। हाँ, थोड़ा बहुत मिलता जुलता होगा दो का आपस में, पर डिफरेंट होगा। गॉट इट? यस सर। तो उस नेचर बिहेवियर को हम कैसे समझ रहे हैं? भाई सबसे पहले तो हमने शेप देखा, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। डिस्ट्रीब्यूशन देखने के बाद हमने देखा कि हाँ, अब कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी लेना है। यदि नॉर्मल है तो हम मीन पे चले गए, स्क्यूड है तो हम मीडियन पे चले गए। गॉट माई पॉइंट? ओके। बिल्कुल। जब हमने मीन लिया है तो हमें पता चल गया कि हमें तो एसडी लेना है, मीन लिया है तो एसडी आएगा। बिल्कुल। यदि मीडियन लिया है तो हम मेड लेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? ओके। बिल्कुल। अब नेचर बिहेवियर को जब समझ रहे हैं तो वो कॉफिशिएंट काम करता है खाली। ये जो कॉफिशिएंट निकला ना आपका लास्ट में, क्योंकि आपने मीन भी निकाल लिया और एसडी भी निकाल लिया, शेप देख के तो ये डिटरमाइन किया था ना, मीन या मीडियन, है ना। तीनों चीजों का देखिए यूटिलाइजेशन समझ में आएगा ये आपको। स्टेप्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमको ये स्टेप्स नोट करने दीजिए। ये स्टेप्स बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे हाँ जब कहा जाता है ना कि आप एक बार डेटा को देख कर बताइए, हाँ तो समझ में आता है क्या देख कर बताएं। हाँ, तो अब वो स्टेप समझ में आ रहे हैं कि क्या, कि पहले आप डेटा का शेप देखिए, फिर आप उसकी सेंट्रल टेंडेंसी, हाँ, फिर आप उसकी डिस्पर्सन, रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज डिस्पर्सन देखिए, वो फिर नहीं आप देखना, उसको आप डिस्पर्सन पे आ जाएं, सीधे स्टैंडर्ड हाँ डेविएशन पे आ जाएं। वो रेंज हाँ वेंज तो बहुत ज्यादा अपन जब डीप में जाते हैं, हाँ। जनरली हम लोग ये 3 चीजें बहुत हो जाती हैं, शेप, हम्म मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्सन में कॉफिशिएंट्स। मतलब कॉफिशिएंट नहीं, मतलब वो स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, ये दोनों आगे तो कॉफिशिएंट निकल ही इसी जाता को है अपने आप। डेटा एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। हाँ, ये उसी का पार्ट है, ओके। ये उसी का पार्ट है ना। एक्सप्लोर कर रहे हैं हम डेटा को। क्या क्या है? शेप, शेप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और और कोफिशिएंट। मेजर ऑफ डिस्पर्सन, अच्छा, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। है ना। अब देखिएगा, यदि कोई डेटा है उसका कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सिग्मा, उसका 0.02 है। गॉट इट? एक डेटा ये है मेरे पास। एक डेटा और है जिसका कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी ये कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा हूँ, है ना। कॉफिशिएंट ऑफ, मैं एसडी लिख देता हूँ इससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो, 0.02। न से प्रीति को समझ में नहीं आता। हाँ तो 0.02 है, मतलब इसका कॉफिशिएंट ऑफ एचडी बहुत कम है, मतलब ये डेटा
बहुत कॉन्स्टेंट, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है, बहुत ज्यादा स्टैटिक डेटा है, वैल्यूज मीन के बहुत करीब हिल है, ही नहीं रहे हैं। हिल ही नहीं रहे हैं। तो ये जितना इसका देखिए, कुछ जितना एनालिसिस कम करने का वेरिएंस, मतलब ही नहीं है सर फिर। हाँ, जितना कम वेरिएंस है उतना कम इंफॉर्मेटिव वेरिएबल होगा। करेक्ट, करेक्ट। तो ये मतलब वेरिएबिलिटी किससे डिपेंड करती है? सीधे सीधे एक्सपेंड करती है इंफॉर्मेशन को, है ना। वेरिएबिलिटी इक्विवेलेंट टू इंफॉर्मेशन। हम्म, तो ये जो वेरिएबल है हमें इंफॉर्मेशन दे ही नहीं पा रहा है, तो ये वेरिएबल हमारे लिए काम का है क्या? नहीं। तो हम आगे के एनालिसिस में इस वेरिएबल को लेंगे ही नहीं। अब समझ में आ गया? वो जो आप हाँ यस बता रहे सर। थे कि बिहेवियर समझ में आ गया, हाँ नेचर समझ में आ हाँ, गया। अरे नेचर ही नहीं है ये, आदमी को कुछ कोरिलेशन निकालने के लिए मुझे ये वाला वेरिएबल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, ये किसी काम का नहीं है हमारे, है ना। गॉट इट। बिल्कुल। हाँ, यस यदि सर। किसी का 0.22 है तो हमारे काम का है, 0.68 है हमारे काम का है ना। जितना बड़ा जीरो, है उतना ज्यादा है हाँ, सर। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की भी कोई रेंज होती है, जैसे आपने 0 से 1, बताया। 0 से 1, 0 से 1, सबकी 0 से 1 है हमारी। सारे सब जीरो कोफिशिएंट से 0 से वन। 1 होते हैं, 0 से 1 है। और जितना कम होता है उसका वैल्यू उतना वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, हाँ, और जितना ज्यादा होता है उतना वो उतना स्प्रेड होते वेरिएबल हैं, वेरिएबिलिटी इररेलेवेंट रहती स्टैंडर्ड ऑफ, वेरिएशन होती है। इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कोफिशिएंट है। ऑफ रेंज हो या कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या कोफिशिएंट ऑफ मैड। हाँ, है ना। ओके। कोफिशिएंट ऑफ रेंज में डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होता है, हाई वैल्यू, लो वैल्यू। जितना कम हाँ कोफिशिएंट ऑफ रेंज होगा उतना हाई हाँ, वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, जितना ज्यादा होगा उतना कम लो कम, लो वैल्यू को हाँ, रिप्रेजेंट करेगा। वहां एब्सोल्यूट थोड़ा वैल्यूज भी कम इंटरप्रिटेशन अलग। होंगी, हाँ हाँ, इंटरप्रिटेशन, यहाँ सॉरी इधर जो जितने अपन ने तीनों चारों पढ़े हैं, कोफिशिएंट ऑफ मैड और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इनका एक जैसा है। ठीक, ठीक। ठीक है। अभी सर समझ आया, करेक्ट, मतलब अब मान बैठा अंदर। लीजिए किसी का 0.98 है, 1 के बिल्कुल करीब आ गए तो 1 के ये करीब ऐसा है। फैला हुआ आइडियल है। है। हाँ, तो ये थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, अनप्रिडिक्टेबल है, हाँ। इसमें आउटलायर्स होते हैं, हम्म। आउटलायर्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें। आपने बताया था 0.9 से ऊपर अगर कोफिशिएंट ऑफ हाँ, तो हम थोड़ा सा उसमें है तो आउटलायर चेक कर लें, आउटलायर्स हटाएंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है तो वो बंदा जो है ना बहुत ज्यादा तकड़मी होगा। ऐसे ही है सर, नियर टू समझ रहे हैं, आइडियलिटी है। है क्या ना। सर, क्या बोला आपने अभी? जो बंदा बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रखता है तो वो उतना तिकड़मी भी होगा, ऐसे ही है। अनप्रोडक्टिव होगा, कब क्या कांड कर दे। ओके। बिल्कुल। भाई जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो आपकी इंफॉर्मेशन भी वो कहीं पे लीक कर सकता है। ऐसे ही है। समझ रहे हैं ना, मैं सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह का यदि हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा है तो हमें वहां आउटलायर्स की पॉसिबिलिटी है, तो हम आउटलायर को जरूर चेक करें 0.9 के ऊपर जब भी आए। व्हाट माय पॉइंट, यस सर। है ना। तो ये अपनी बात हुई पूरे यूनिवेरिएट को लेकर के। यूनिवेरिएट एनालिसिस होता क्या है? बहुत सिंपल था। यूनिवेरिएट का मतलब होता है हमें नेचर बिहेवियर समझना है हर इंडिविजुअल वेरिएबल का, ठीक है। और उसको नेचर बिहेवियर को समझने हैं हम, सबसे पहले शेप देखते हैं, फिर मेजर ऑफ डिस्पर्सन उसके हिसाब से लेते हैं, फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लेते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्सन लेते हैं, फिर दोनों के रेशियो से, जो कि कोएफिशिएंट कहलाता है, तो उन दोनों के रेशियो से हम ये पता करते हैं कि भाई क्या नेचर है उसका, कितना इंफॉर्मेटिव है, ये पता करने के लिए। गॉट इट। यस। तो जो इंफॉर्मेटिव है उनको रखेंगे, जो इंफॉर्मेटिव नहीं है उनको हटा देंगे। हाँ, जो हाईली कोफिशिएंट है जिनका बहुत ज्यादा, हम आउटलेयर है ठीक है, हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, आगे ट्रीटमेंट देंगे आउटलेयर का, ठीक है ना। हम्म। उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्शन में रखेंगे हम, और हम अपना काम निकाल लेंगे। गॉट इट। तो जो लोअर वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट है हम्म, उसमें उसको हटा ही देते हैं हम लोग, आगे लेते नहीं उसके उसमें पास इंफॉर्मेशन इंटर वो तिकड़मी नहीं है। हाँ, उसमें इंटर क्वार्टाइल रेंज और ये दोनों सेम ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बेसिकली। हाँ, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको यूनिवेरिएट। बिल्कुल। तो यस। यूनिवेरिएट हम लोग यहीं खत्म करते हैं, और अब हम बात करेंगे बाईवेरिएट की। जस्ट अ मोमेंट। ये भी मैंने पीपीटी वहां शेयर करी हुई है। बिल्कुल सर।
आपको मटेरियल पहले ही मिल जाएंगे, जो सेशन आगे आने वाले होंगे उसका मटेरियल में, जैसे अभी जो कल हम शुरू करेंगे, कल सॉरी मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि टुमारो इज द बर्थडे ऑफ माय वाइफ। तो Oh, happy birthday, sir, from हाँ, our side. तो इसलिए कल इवनिंग में थोड़ा मुझे कहीं Sure, मालूम sir. है आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा उसको। तो कल सर हमें इनवाइट नहीं करेंगे? आ जाइए आप लोग, बिल्कुल यू आर इनवाइटेड। यदि आप आ जाते तो बहुत अच्छी बात है। छोटी मोटी पार्टी तो खैर देना ही है कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में। तो बिल्कुल। कल अपन ऑफ रखेंगे ठीक है सर। क्योंकि ठीक हो इवनिंग का गया। यही टाइम रहता है डिनर का, ऑलमोस्ट ठीक है। 8-8:30। यस। तो कल का अपन ऑफ रखेंगे, परसों फिर कंटिन्यू करेंगे अपन, है ना। और मैं बाकी ठीक उनको हो गया। दोनों को भी आज जो लोग हैं, शायद वरुणा ने अभी ज्वाइन नहीं किया है आज भी, वरुणा को भी मैं कनेक्ट कर दूंगा आप उस मैं। ग्रुप चैट पे बता दीजिएगा सर। हाँ, मैं सब उनको लोग बता बता दूंगा, ग्रुप में बोल दूंगा और पर्सनली भी कॉल कर दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा तो है नहीं, अपना बहुत छोटा ग्रुप है ना। बाइवेरिएट एनालिसिस को हम समझते हैं क्या है अब, ठीक है। यूनिवेरिएट तो सबको समझ में आ गया मेरे ख्याल से। क्लियर? अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत मजा आएगा इसमें आपको, है ना। आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, अफसान, आप लोगों ने पहले भी, जी जी सर, पर इस तरह का मास्टर्स में भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा पढ़ा था। कभी और है? नहीं सर, मजा आ रहा है। मास्टर्स में तो बहुत बजाते रहे हैं टीचर्स। हाँ, तो स्वाति आपने भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है लाइफ में, ऐसा नहीं है, सभी ने पढ़ा, प्रीति ने भी पढ़ा है 20 साल हो गए सर पढ़े हुए है तो। ना। पर वो जो स्टैटिस्टिक्स है और मैं जो स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेन करता हूँ उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता जी जी। बिल्कुल सर, मजा आ रहा है। है चीजें ना। रिवाइज हो रही हैं और न्यू हाँ, कुछ सीखने को मिल रहा है। तो यही चीज है कि मतलब काफी डिफरेंस है चीजों में। बिल्कुल। प्रीति जी काफी पीछे पड़े थे तो ये बैच चालू करना पड़ा। उधर अफसान पाकिस्तान से मुझे बार बार व्हाट्सअप कर रही थी 2-3 महीने से बिल्कुल रेगुलर, सर। क्या। हाँ, और उधर रियाज भी मुझे कनाडा से बार बार कॉल कर रहा था कि सर कब चालू कर बिल्कुल। रहे हो, जब कब चालू कर रहे हो। तो मैंने कहा चलो यार एक बैच जब चालू करता हूँ। हम्म। नहीं सर, स्टैटिस्टिक्स नाम से ही इतनी प्रॉब्लम होती है मुझे। अब लेकिन नहीं होगी जब मैडम मैंने आपको। देखा वहां पे, जब आपने एकदम मतलब छोटे हम्म, बच्चों को बताया, फ्रेश बच्चों को, तो लगा कि इतनी सिंपल तरीके से कोई कैसे बता सकता है। हाँ। ये मेरा बाय मतलब ये है ना, लोग बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इन माय ब्लड। लोग बोलते हैं कि यार तुम्हारे ब्लड में ही है, बचपन से ही मेरा स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा रहा, पता नहीं क्यों डेटा के साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा रहा। और मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज हुई थी, मैं आपको बताता हूँ आज वो स्टोरी, कि लॉटरी चला करती थी पहले। हम्म। हम्म। तो मैं लॉटरी के बहुत अगेंस्ट था, मैं बहुत छोटा था उस टाइम, ज्यादा उम्र नहीं थी मेरी, मैं होऊंगा करीब कॉलेज में ही था, फर्स्ट ईयर में बीबीए कर रहा था। तो लॉटरी, फिर मैंने एक सर्वे किया घरों पे जाके लोगों के, कि लॉटरी से उनको क्या नुकसान हो रहा है फैमिली को। तो मैंने उसके साइकोलॉजिकल कारण निकाले, कुछ कुछ सोशोलॉजिकल, कुछ इकोनॉमिकल, और एक आर्टिकल मैंने उस पर लिखा। उस टाइम ब्लिट्स पेपर आया करता था एक, जी 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 जी। इंडिया में बहुत फेमस। उसके चीफ बुरे थे डॉक्टर मनोज माथुर, आज ही एक्सपायर हुए हैं वो, आज या कल ही एक्सपायर हुए हैं वो। तो उनको मैंने दिया, वो मुझे बहुत पसंद करते थे। उन्होंने वो आर्टिकल ब्लिट्स में छाप दिया। और उस टाइम सुंदरलाल पटवा जो है वो चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के। तो उन्होंने वो आर्टिकल पढ़ा और मनोज जी को फोन किया कि ये किसने लिखा है। तो उन्होंने बताया एक लड़का है प्रवीण परमार, उसने लिखा है, कह लो उसको लेके आओ मेरे पास। तब मैं पहली बार सीएम हाउस गया, मैं बैठा उनके साथ, चाय नाश्ता हुआ, बिस्किट वगैरह सब। तो उन्होंने बातों बातों में मुझसे पूछा, और यही सितंबर अक्टूबर का महीना था, अक्टूबर था, हाँ अक्टूबर था। चलिए मेरे से मेरा बर्थ पूछा, कब है तुम्हारा जन्म, कब का है। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ बताई। देखिए इन बड़े लोगों की मेमोरी कितनी शार्प होती है। मैंने उनको मेरी डेट ऑफ बर्थ बताई थी 18 नवंबर। और मैं बता के फिर आ गया, भूल भाल गया। मैंने क्या यार बस ठीक है, कुछ नहीं, वो लॉटरी चलती रही।
हमारी भी जीवन वैसे ही चलता रहा। पर 18 तारीख को सुबह फोन आता है डॉक्टर मनोज माथुर का कि परमार पेपर पढ़ा आज का। मैंने कहा नहीं सर, पहले पेपर पढ़ो। लॉटरी बंद हो गई। 18 नवंबर को उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था लॉटरी बनकर, कुंदनलाल पटवान। मतलब मेरे एनालिसिस से, मेरे डेटा से वो ज्यादा इतना इम्प्रेस हो गया। उन्होंने मुझसे पूरा पूछा था तुमने क्या डेटा कलेक्ट किया। मैंने उनको बताया, मैंने ये डेटा कलेक्ट किया, मैंने ये चीज ऐसे निकाली, ये चीज। तो बड़े खुश हो गए थे वो, कहले यार इतनी मेहनत करी तुमने। सर आप तो रिवोल्यूशनरी हैं। तो वो कुछ चीजें ऐसी लाइफ में, मतलब मुझे खुद नहीं मालूम, मेरी स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छी है। मैं धीरे धीरे पहचाना कि नहीं यार, मैं मैथ्स से ज्यादा मेरा स्टेट्स जो है वो ज्यादा अच्छा है। तो ये चीजें हैं। तो मैं उस हिसाब से मैथ्स पढ़ा। मैंने किताबों में जो चीज पहले मैं थॉट प्रोसेस में ले आता हूँ, उसके बाद जब मैं बुक में पढ़ता हूँ तो वही चीज मुझे मिलती है जो मैंने थॉट प्रोसेस में ली होती है। मोस्टली यही होता है। किताब में बाद में पढ़ता हूँ, मेरे दिमाग में वो चीज पहले मैं क्रिएट कर लेता हूँ, वो चीज पहले आ जाती है। और जब मैं किताब में उसको कंफर्मेशन के लिए पढ़ता हूँ कि यार ऐसा है, तो हाँ फिर पता चलता है कि हाँ यार ये ऐसे ही होता है। ये चीज है। आज अपन बात कर रहे हैं बाइवेरिएट की। बाइवेरिएट की सबसे मेन जो स्टार्टिंग होती है वो कोवेरिएंस से होती है। देखिए कोवेरिएंस और एक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को जनरली लोग कोरिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है। तो कोवेरिएंस क्या है? कोवेरिएंस सिग्निफाइज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच में। जैसे एक्स और वाई दो वेरिएबल है, बाइवेरिएट का मतलब ही यही हुआ, दो वेरिएबल। तो वो दो वेरिएबल के सबसे पहले तो वो डेविएशन लेता है मीन से। आप देख रहे हैं फार्मूला नीचे, खुद का ही डेविएशन मीन से। हाँ हाँ जी मीन से एक्स का डेविएशन, वही जैसे अभी अपन ने लिया तो जी 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 स्टैंडर्ड जी डेविएशन। ऐसे ही दूसरे वेरिएबल का भी डेविएशन लेगा, जी है ना। इनटू और किया। उन डेविएशन को पहले मल्टीप्लाई करेगा। जैसे हाँ, एक का -5 आया, दूसरे का 2 आया, तो -5 इंटू 2 -10। तो -10 ऐसे करेगा। गॉट इट? हम्म है ना। पहले मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए समेशन नहीं कर रहा है। समेशन करेगा तो जीरो ही आ जाएगा। तो समेशन करके मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो आ जाएगा। तो इसलिए समेशन देखिए कि हाथ एक ही में बार करेगा। लिखा है। तो पहले मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसका समेशन करेगा दोनों के डेविएशन के, हम्म, है ना। मीन से कितना डेविएट हो रहा है, उसके मल्टीप्लिकेशन के बाद समेशन करके, और उसका फिर एवरेज देखेगा कितना आया है एन से डिवाइड करके। वो है कोवेरिएंस। ओके। ये हमें डायरेक्शन बताता है। एक सेकंड, मुझे कॉल है, अटेंड करना पड़ेगा। ओके। ठीक हो गया। जी जी। यस सर। तब तक हम लोग आपस में बात करते हैं। कोवेरिएंस को सर ने बाइवेरिएंस भी बोला ना। बाइवेरिएंस बाइवेरिएंट बाइवेरिएट एनालिसिस बाइवेरिएंस। बोला। हाँ, मतलब बाय बाइवेरिएंस। मतलब दो दो वेरिएबल वाले का एनालिसिस। सो हम लोग कोरिलेशन बोलते हैं इसको, यूजुअली कोरिलेशन निकाल लो। नहीं, वो उन्होंने दूसरे वाले को कोरिलेशन बोला। कोरिलेशन एंड बाइवेरिएट तीनों नाम एक ही चीज को रेफर कर रहे थे। जस्ट वी विल जस्ट कंफर्म विथ हिम। एक चीज मुझे पूछनी थी, जैसे इसमें x माइनस एक्स मीन ऑफ x इंटू वाई माइनस मीन ऑफ y, इसका क्या मतलब है? दो कॉलम्स हैं जिसमें दो डेटा पॉइंट्स हैं, तो दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स है और एक वाई है। एक ही इंसिडेंट के दो वेरिएबल्स हैं, करेक्ट? दोनों में लीनियर है, हाँ मतलब वो एक ही इंसिडेंट के दो वेरिएबल्स हैं, करेक्ट? क्या एक ही जैसे क्या मतलब कोरिलेशन हमें निकालना है तो दो वेरिएबल्स हैं। अब वो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, बताती हूँ, मैं डिपेंडेंट बताती भी हो सकते हूँ। हैं। हाँ हाँ, वो तो कोवेरिएंस से पता चलेगा। वही मैं पूछ रही थी। जैसे प्रीति, इफ आई गिव एग्जांपल कि एक स्टूडेंट ने 25 दिन की इंटर्नशिप करी, उसकी सैलरी 20,000 है। एक स्टूडेंट ने 30 दिन की इंटर्नशिप करी, उसकी सैलरी 25,000 है। तो इसमें हम डेज और सैलरी ले रहे हैं, करेक्ट? डेज कैन बी x एंड सैलरी कैन बी y. No, then it will be the first one. But if we are taking both, individual 1 उसकी सैलरी प्लस डेट, इंडिविजुअल 2 उसकी सैलरी प्लस डेट्स, दो हाँ, वेरिएबल आपने वही लिया कह रही हूँ, वही हाँ, कह रही हूँ मैं, है ना, कि एक there are two variables and in that there are two
Again, variables which is dependent or may not be dependent. मुझे डेटा फॉर्म में इसको देखकर तब समझ में आएगा। एक्सेल शीट में मेरे पास एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है, एक मेरे पास कॉलम है डेज ऑफ इंटर्नशिप का, एक मेरे पास कॉलम है सैलरी का, राइट? सो एक्स आई माइनस एक्स बार इज हर स्टूडेंट के लिए एक्स आई माइनस एक्स बार ऑन नंबर ऑफ डेज, एंड हर स्टूडेंट के लिए वाई माइनस वाई बार ऑन सैलरी, सैलरी, है ना? Yes, और yes. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को हाँ पहले और फिर उस सारे डेटा का समेशन उन पे डिवाइड कर दें। n और फिर तो हमें कोरिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ डेज और सैलरी पता चलेगा। इतना अच्छा प्रोजेक्ट जमा करिए अपने दिमाग में। हाय अफसान, आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान में हरीपुर से हूँ। एबटाबाद का नाम सुना हुआ है? किसका? एबटाबाद। एबटाबाद। अब सुनिए। हाँ, अच्छा, हमारे हैं इधर 4 प्रोविंसेस, तो मैं जिस प्रोविंस से हूँ ये पश्तून पठान जो है ना हमारा प्रोविंस। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वहां से मैं बिलोंग करती हूँ। नॉर्थ हुआ खैबर ना? पख्तून। जी जी बिल्कुल, नॉर्थ एरिया। बड़ा ही खूबसूरत भी होगा। हाँ बिल्कुल। और मेरी तो फील्ड जॉब है, तो अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं ग्रीनरी को देख के, हिली एरियाज को देख के, साइट्स को देख के। आप कहाँ काम करते हो, मतलब किस तरह का काम करते हो अफसान? मैं प्रोफेशनली मैं इंजीनियर हूँ और मेरी फील्ड जॉब है। मेरी जो फील्ड है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड है और वाटर रिलेटेड है। वाओ। इसलिए तो आप ये डेटा एनालिसिस यूज करोगे क्रॉप्स में? क्रॉप्स में, वाटर में, क्लाइमेट चेंज में। हाँ, करेक्ट। एग्रीकल्चर में बड़ा एक्चुअली मैंने वाटर बड़ा इजी रिसोर्सेज मैथ है। इंजीनियरिंग में एमएससी किया हुआ है ना, मास्टर किया हुआ है। Okay. तो कोविड में अच्छी सीरीज थी सर की, मजा आया था करके। उसके बाद काफी रिक्वेस्ट की मैंने सर से कि इस चीज को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन वो सर हर दफा ओके करके गायब हो जाते थे। तो उनके लाइव प्रोजेक्ट्स इतने आ जाते होंगे ना। सॉरी सर, हम लोग बात बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। वो डीएवीवी से फोन था, उनका कुछ हिप्नोसिस पे कुछ डेटा वगैरह कलेक्ट हुआ है, पुणे में कोई उनका कॉन्फ्रेंस है, वहाँ प्रेजेंट करना है, तो वो कल डेटा भेजेंगे, उस पर काम करूंगा मैं, और आगे आपको भी शेयर करूंगा वो चीज कि कैसा किस तरह से डेटा बिल्कुल आया और सर। उस पर हमने क्यों ये चीजें करी, है ना? बिल्कुल। तो वो चीजें अपन देखें, काफी मेरे पास आते रहते हैं डेली ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ ऐसे काम, तो वर्सेटाइल रहते हैं चीजें, तो ज्यादा बिल्कुल। समझ आती है डेटा की। तो यहाँ हम देखते हैं कि लीनियर रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल के बीच में कि कैसी है। बाय डायरेक्शन वी मीन इफ द वेरिएबल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल माइट हैव ए पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। यदि एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है दूसरे की घट रही है, जैसे हमें स्कैटर प्लॉट में ही पता चल जाता है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको वो भी। द वैल्यूज ऑफ कोवेरियंस कैन बी एनी नंबर बिटवीन द टू अपोजिट इनफिनाइट्स, मतलब इसका भी वैल्यू, ये भी एब्सोल्यूट मेजर है कोवेरियंस, है ना? जैसे मीन का भी n कोई, है। हाँ, तो दोनों तरफ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी आते हैं डेविएशन, तो दोनों तरफ इनफिनाइट में कुछ भी हो सकता है ना? ऑल्सो इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट कोवेरियंस ओनली मेजर्स हाउ टू वेरिएबल चेंज टुगेदर, है ना, साथ में कैसे चेंज होते हैं, नॉट द डिपेंडेंसी ऑफ वन वेरिएबल ऑन द एन अदर वेरिएबल। इसमें हमें डिपेंडेंसी नहीं पता चलती कि कौन सा वेरिएबल किस पे डिपेंड कर रहा है, वो चीज तो इसमें आती नहीं है कोरिलेशन एनालिसिस में कभी भी। The value of correlation between two variables is achieved by taking the summation of the product of differences from the means of the variables as follows। ये हाँ दिया हुआ है फॉर्मूला, तो इसको हम देखते हैं और आगे समझेंगे भी।
आगे इसको बहुत डिटेल में हम जानने वाले हैं। आप देखिएगा, द अपर एंड द लोअर लिमिट्स ऑफ द कोवेरिएंस डिपेंड ऑन द वेरिएंसेस ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व। तो जो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उनकी वैल्यू पर डिपेंड करती है लोअर अपर लिमिट जो है। जैसे आप देखेंगे सबसे लेफ्ट साइड का जो चार्ट है, तो यहाँ x का वैल्यू बढ़ रहा है जैसे इसे राइट साइड जा रहे हैं, तो Y y का का घट रहा वैल्यू है। कम हो रहा है। y का कम हो रहा है ना, हाइट कम हो रही है, मतलब y कम हो रहा है। तो एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो ये कोवेरिएंस होगा लेस देन 0 होगा ना, नेगेटिव कोवेरिएंस आएगा ना इसका, इनवर्स है इसलिए। है ना। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो जब हम्म, दोनों का प्रोडक्ट लोगे प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस आएगा ना हमेशा। हाँ। तो माइनस आएगा तो नेगेटिव होता चले जाएगा। गॉट इट? इज इट क्लियर? अब यहाँ आप देखेंगे बीच वाले में मिडिल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी स्केटर्ड है पॉइंट, तो यहाँ 0 हो रहा है, अप्रोक्सीमेट 0 कोवेरिएंस आएगा, अप्रोक्सीमेट 0, इक्वल नहीं है ये, है ना। इज इट क्लियर? यहाँ आप देखेंगे x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है, हाइट भी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे x पे हम ज्यादा दूर जा रहे हैं y की भी बढ़ते चले जा रहे हैं, तो दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हो रहा है ना, दोनों पॉजिटिव हो रहा है, तो कोवेरिएंस ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ these variances in turn can vary with the scaling of the variables. Even a change in the units of measurement can change the covariance. यदि आप इनके यूनिट्स में चेंज करते हैं तो कोवेरिएंस भी चेंज हो जाएगा। तो 0 वाले का मतलब है कोई इफेक्ट नहीं है। कोई इफेक्ट नहीं, कोई उनके बीच में कोरिलेशन नहीं डिसाइड हो पा रहा है। Thus the covariance is only uses to find the direction of the relationship between two variables and not the magnitude. हमें मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं होता है उसमें, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजर है ना। जब हम रिलेटिव मेजर पे आएंगे तब हम बात करेंगे कि हाँ भाई क्या है मैग्नीट्यूड। सो बिलो आर द प्लॉट्स विच हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ द कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, यहाँ मैंने दिया था। अब हम आते हैं कोरिलेशन एनालिसिस के लिए। तो कोरिलेशन एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन यूज्ड टू स्टडी द स्ट्रेंथ ऑफ ए रिलेशनशिप बिटवीन टू न्यूमेरिकल मेजर्ड कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। दो कंटिन्यूअस वेरिएबल के बीच में उनके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं कोरिलेशन एनालिसिस। ये हमें खाली इट इज नॉट ओनली शोज द काइंड ऑफ रिलेशन ही नहीं बताता है कि नेगेटिव है पॉजिटिव, जो हमें कोवेरिएंस से पता चलता है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, बट ऑल्सो हाउ स्ट्रॉन्ग द रिलेशनशिप उनमें कितनी है, कितनी स्ट्रॉन्ग है। यदि वो पॉजिटिव हैं तो कितने जिगरी दोस्त हैं एक दूसरे के, कितना स्ट्रांगली इफेक्ट करते हैं। हाँ, और यदि नेगेटिव है तो कितने जानी दुश्मन है एक दूसरे के। गॉट इट? ये भी पता चलता है इससे कि कितनी अच्छी दोस्ती या कितनी बुरी दुश्मनी है। ये चीजें हमें इससे सर दे चेंज टुगेदर बट नॉट डिपेंडेंसी, एक तरफ तो ये बोल रहा है, हाँ, एक तरफ तो ये बोल रहा है कि ये हमको बस ये बताता है कि ये साथ में बदलते हैं, लेकिन ये नहीं बताता है कि ये इसकी वजह से ही बदल रहे हैं, हाँ, ये नहीं है बताता, ना। ये तो नहीं बताता, दोनों इंडिपेंडेंट। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? क्या? मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन, दोबारा रिपीट करें। हाँ जी, हाँ जी। एक हैंड पे हम कह रहे हैं कि कोवेरिएंस हमको एनालिसिस हमको ये बताता है कि ये साथ में चेंज करते हैं, है ना। या तो पॉजिटिवली साथ में चेंज कर रहे हैं या इनवर्सली साथ में चेंज कर रहे हैं, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है एक। ठीक है। अच्छा, सो व्हेन यू आर सेइंग कि रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्गर, इसका मतलब है अगर ये मैं 1 से बढ़ाऊंगी तो ये 5 से हटेगा, या 1 से बढ़ाऊंगी तो ये 10 से हटेगा। हाँ, ये बताता है। ओके, ये बताता है। ठीक है, क्लियर? Now we can say the correlation values have standardized notions, whereas the covariance values are not standardized and cannot be used for compare how strong or weak the relationship is because the magnitude has no direct significance. मैंने बताया ना covariance absolute value है, और कोरिलेशन जो है, कोरिलेशन कई लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट की जगह खाली कोरिलेशन ही यूज करते हैं, तो यहाँ मैं कई बार कोरिलेशन बोलूँ तो आप समझ जाइए मैं कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ। और कोफिशिएंट हमेशा रेशियो होते हैं, कोफिशिएंट की एक रेंज होती है, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की रेंज होती है -1 से 1 के बीच में, ना कि 0 और 1 के बीच में। ठीक है,
तो कोवेरियंस के कोएफिशिएंट को कोरिलेशन हाँ, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। गॉट इट। उसका फार्मूला भी बताता हूँ भी आपको, पहले फार्मूला दिखा दूं आपको, ये देखिएगा फार्मूला। आपने क्या लिया था, कोवेरियंस कैसे हुआ था मेजर? कोवेरियंस मेजर हुआ था एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई आर, सम डिवाइड बाय n। हाँ, और डिवाइडेड बाय एन किया था, तो वो कोरिलेशन हुआ था, वो कोवेरियंस हुआ था। और उसको डिवाइड किससे कर रहे हैं हम? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डेविएशन के x प्रोडक्ट के, दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन के प्रोडक्ट से। गॉट इट? ओके, यस सर। दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन के प्रोडक्ट से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो वो कहलाता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। गॉट इट? क्लियर हो गया फॉर्मूला? Yes, समझ में sir. आया? ये भी रेशियो है, जी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है इसमें। जी। तो इसका रेंज -1 से 1 के बीच में होता है। -1 यानी परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, +1 यानी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, 0 माने वो गोल गोल बन जाए। 0 यानी नो कोरिलेशन। और -1 से 0 के बीच में यदि वैल्यू है तो नेगेटिव कहलाएगा, 0 से 1 के बीच में है तो पॉजिटिव कहलाएगा। गॉट इट? क्लियर हुआ नहीं हुआ? जी जी। अभी आगे और जाएंगे डिटेल में। To determine whether the covariance of two variables is large or small, we need to assess it relative to the standard deviations of the two variables, है ना? वही हमने जो किया फार्मूले में मैंने बताया था। To do we so, how to normalize the covariance by dividing it with the product of the standard deviation of two variables, thus providing the correlation between the two variables. So the main result correlation का मैंने वहाँ पे आगे एक्सप्लेन किया और ये मैंने यहाँ दिया हुआ है। So यहाँ यदि हम बात करें, आप देखिएगा ये जो ग्राफ है सबसे लेफ्ट वाला, यदि स्केटरनेस, यहाँ जो स्केटरनेस दिख रही है जितनी ज्यादा होगी, ये नेगेटिव है ना, एक्स बढ़ रहा है वाई घट रहा है, ये नेगेटिव है। हाँ, जितनी ज्यादा होगी उतना कम कोरिलेशन होगा, और जितना ये करीब होगा उतना हाई कोरिलेशन होगा। ये पॉइंट बिल्कुल, जितना कंडेंस होगा हाँ कोरिलेशन उतना हाई उतना कोरिलेशन होगा, और जितना हाई स्केटर होगा उतना कम पहली चीज तो ये आपको कम ग्राफ से कोरिलेशन पकड़ना होगा। आना चाहिए, बिल्कुल। है ना? तो यहाँ बिल्कुल। -0.5 है। यहाँ देखिए डेंस हो गए हैं, बहुत कंडेंस हो गए ना, तो -0.9 जब कम होता है तो कोरिलेशन हाई होता है। हाँ। अब -1 यानी परफेक्ट, एक ही लाइन दिख रही है आपको, तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। 0 यानी हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, पैटर्न कुछ भी नहीं है, तो 0 हो गया, मिक्स अप है ना? मिक्स। पॉजिटिव में आप यदि इधर आए, पहले राइट साइड आए, 0.5 में ये स्केटरनेस देखिएगा, 0.9 में बहुत पास हो गए, और 1 जब हुआ तो एक ही लाइन हो गई। गॉट इट? परफेक्ट पॉजिटिव हो गया। तो हमने एक्स एक्सिस पे तो कोफिशिएंट मैप किया है, वाई एक्सिस पे क्या मैप किया है? नहीं, एक्स एक्सिस पे एक्स वेरिएबल है, वाई एक्सिस पे वाई वेरिएबल, दो वेरिएबल है ना हमारे पास। अच्छा। ठीक है ना? वो सिंबॉलिक दिखा रहा है कि इसका पॉइंट -0.5 हाँ, है उनका या अपन ने जो अच्छा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाला ना, हाँ, वो रखा हुआ कोरिलेशन है। कोएफिशिएंट हमें बीच में लिखना था, इन्होंने ठीक है, यहाँ नीचे लिख दिया है। समझ आ गया। वो नीचे एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू नहीं है, वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उनका। ठीक है, ठीक अब है, समझ आ गया। हाँ, क्लियर हो गया? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये 0 1 ये नो नीचे एक्स सर। एक्सिस से कोई लेना देना नहीं उसका। हाँ, समझ गया। वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट हाँ, ठीक है, क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? मतलब अपन Yes, sir. स्केटर प्लॉट बना के ही समझ सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये तो आइडिया लगा सकते हैं, जी। ऐसे ही। है ना? या नहीं है, बिल्कुल। ये चीज हमें पता चल जाएगी, नेगेटिव है पॉजिटिव है ये भी पता चल जाएगा। तो काफी चीजें हैं हम लोग जो है फिगर से ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं एनालिसिस की, बिल्कुल। है ना, जिसकी हमें आगे जरूरत नहीं है, जिनके स्टेटिस्टिक्स का हमें आगे काम नहीं है, तो हम खाली उसको समझने के लिए खाली फिगर से ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं चीजों को। क्लियर हो गया यहाँ तक तो आपको ना, मेरे ख्याल से? अब हम परसों जो सेशन होगा उसमें हम आगे का इसका देखेंगे ये सब चीजें,
और भी चीजें समझनी इसमें, है ना। और इसमें बिल्कुल। डिफरेंट टाइप के कैंडल ताउरो, ये हमने तीनों को रिलेशन ये बताएं, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है, पियर्सन होता है, फिर स्पेयर्समैन रैंक होता, पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले, और कैंडल टाउ होता है। किस लिए कौन सा होता है, तो ये मैंने सब लिखा है। ये कंटिन्यूस डेटा के लिए होता है, ये रैंक डेटा के लिए होता है, ये ऑर्डिनल डेटा के लिए होता है, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग इसको समझेंगे प्रॉपर, और उसके बाद परसों ही हम लोग आर भी स्टार्ट करेंगे बेसिक, ठीक है।